शुरुआत में फिर से इसी चीज से करूंगा कि हम सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 12 इज सो मच इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी कंसिडर्ड, it is not considered but it should be considered as the heart and soul of CRPC। पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो मेन प्रोविजंस है वो इसी में। क्यों ऐसा? वो इसलिए कि एक तरह से जो कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो ऑफेंस कमिट होने के बाद में जो उसका एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होना है वो प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले सेक्शन 154 इसमें आ रहा है, और सेक्शन 154 में क्या लिखा है? इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी इन कॉग्निजेबल केसेस की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऑब्वियसली किसको देंगे? पुलिस ऑफिसर को देंगे। जब भी कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, सबसे पहला काम किसी को क्या करना है? ऑब्वियसली जो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है वो तो इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है यहाँ से रियल लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, जिसको हम अभी तक तो क्या है डेफिनेशंस मान लीजिए इस तरह की सब चीज़ें ही चल रही थी। चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में सब लोग मेंशन करेंगे कि चैप्टर नंबर 2, नो सॉरी, सेक्शन नंबर 2 में इंक्वायरी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? जल्दी से लिखते जाएंगे आप लोग। दो तीन डेफिनेशंस में पूछूंगा आप लोगों से। इंक्वायरी के आप लिखेंगे सेक्शन या क्लॉज लिख दीजिए इंक्वायरी का, और 2-3 मैं पूछ के और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2G, हाँ 2 लोग 3 लोग, ठीक है सब लोग लिख रहे हैं। 2G इन्वेस्टिगेशन बताइए, इन्वेस्टिगेशन किस में मेंशन है? इन्वेस्टिगेशन H, ठीक है 2H, ठीक है। कॉग्निजेबल बताइए, कॉग्निजेबल किस में मेंशन है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। हाँ अनुराग, 2A नहीं 2C में कॉग्निजेबल है, ए में तो बेलेबल है, ठीक है। 2C में है कॉग्निजेबल। चलिए दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कॉग्निजेबल केस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कॉग्निजेबल केस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 152, 154? कॉग्निजेबल केस सारे साइलेंट, एक भी आंसर नहीं कर रहा। देखिए जो सेक्शन 2C है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड द, ये क्या आया है मुकेश की तरफ से? देखिए कुछ भी आप लोग प्लीज़ पर्सनल मैसेज ना करें, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं करें जिसकी वजह से कुछ गलत हो। चलिए मैं बता रहा हूँ कि 2C में जो लिखा है ना, 2C में आप देखें कि 2C में लिखा है a case in which and an offense in which the police officer may arrest without warrant is known as cognizable offense and is known as cognizable case। तो यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस भी 2C में डिफाइंड है और कॉग्निजेबल केस भी 2C में ही डिफाइंड है। तो ये चीज आप एक तो ध्यान कर लीजिए। अक्सर यही होता है कि वो बताते ही हम कॉग्निजेबल ऑफेंस तो याद रह जाते हैं, कॉग्निजेबल केस भूल जाते हैं किस में था। चलिए शुरू करते हैं हम। सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176 के टोटल प्रोविजन इसमें है। सेक्शन 154 में क्या होता है? सेक्शन 154 में सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। चाहे उस इन्फॉर्मेशन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो उसको रिकॉर्ड करना है, नॉन कॉग्निजेबल की है तो 155 में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में उसके इंक्वायरी होगी, चार्जशीट दी जाएगी, देन उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कोई इशू ऑफ प्रोसेस है वो होगा, देन कोर्ट उसमें सारे अपना कॉग्निजेंस वगैरह लेगी 190 में। बट लास्टली पुलिस अपनी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स यानी सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट कर करा के 173 में जो रिपोर्ट फाइनल सबमिशन करती है कोर्ट के पास में, तो वो इसी में आ जाता है, और 176 तक ये पूरा चैप्टर जाता है। वापस से बता दूं, 154 में पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन आती है, और उस इंफॉर्मेशन के बाद में पुलिस को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और सारे काम करती जाती है, रिकॉर्ड करती जाती है उसको, और पूरा रिकॉर्ड प्रिपेयर करके फाइनली 173 की रिपोर्ट
कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं। कौन प्रेजेंट करते हैं? दैट इज द पुलिस ऑफिसर जिनको वो मिला है इंफॉर्मेशन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन 154 की थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह को पढ़ लें हम, ठीक है। और इस सेक्शन को पढ़ाने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग पहले से इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ईच एंड एवरी वर्ड पे। सेक्शन 154 कहता है इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो वो 154 में नहीं आएगा। 154 एंड 156 ये दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केस के लिए हैं, और 155 वो नॉन कॉग्निजेबल के लिए है, ठीक है। सेक्शन 154 में ये जो वर्ड लिखा है कॉग्निजेबल केस, इस चीज को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज करें कि एक पर्सन है और उसने 2 ऑफेंस कमिट किए। आई रिपीट, एक पर्सन है, उसने 2 ऑफेंस कमिट किए, और अगर वो दोनों ही ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हैं तो इस सिचुएशन में पुलिस उसे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। ये बात आप सब जानते हैं। A non-cognizable offense is an offense in which a police officer cannot arrest without warrant. ये जानते हैं आप सब जने। दूसरी बात, वही पर्सन उसने फिर से 2 ऑफेंस किए हैं जिसमें कि एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो कंबाइंडली मिला के 2 ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन कंबाइंडली मिला के ये कॉग्निजेबल केस की कैटेगरी में आएगा। और इस सिचुएशन में अब पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट रखते हैं, क्योंकि सेक्शन 154 में जो हेडिंग है वो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस। और कौन से केस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से केस को हम कॉग्निजेबल केस मान के चलेंगे? क्या ऐसा केस जिसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं सारे कॉग्निजेबल हैं वो, या कोई ऐसा केस जिसमें एक ऑफेंस भी अगर कॉग्निजेबल आता है तो वो ओवरऑल केस कॉग्निजेबल केस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर 4, 5, 6 चार्जेस लगे हैं, 4, 5, 6 ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हैं, जिसमें से सिर्फ एक चार्ज ऐसा है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है, तो ओवरऑल पूरा केस जो है वो कॉग्निजेबल केस ही कंसिडर किया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके सेक्शन 154 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा है? सब सेक्शन 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो देखिए, ये इंफॉर्मेशन ओरली भी दी जा सकती है, और किसे दी जाएगी? टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। शैल बी डीम्ड shall be reduced to writing by him or under his directions। तो जैसे ही एक पर्सन, किसी को कोई इंफॉर्मेशन उसके पास में है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड और कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड, तो वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो कि सेक्शन 2O में डिफाइंड है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास जाके वो अपनी बात कहेगा, क्योंकि ओरली वर्ड कहा है। और वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या करेगा? उसकी बातों को सुन के या तो वो खुद उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा, या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को कहेगा कि आप इस बात को लिखिए। तो कहा है ना कि जैसे कि शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। और जिस व्यक्ति ने उस इंफॉर्मेशन को दिया है उसे इंफॉर्मेंट कहा जा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने उस इंफॉर्मेशन को दिया है, लिखे जाने के बाद उसे वो पूरा पढ़ के सुनाएगा, पूरा उसको पढ़ के सुनाएगा कि आपने जो जो बात कही थी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो मैंने इसमें लिखा है मैं आपको सुना रहा हूँ, और कोई बात लिखनी हो, कुछ रह गया हो तो बता दीजिए, कुछ गलत लिख गया हो तो बता दीजिए, पूरा उसको पढ़ के सुनाएगा। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग। तो अब यहाँ पे मीनिंग यह है कि वो जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको हम इंफॉर्मेंट कह रहे हैं, अगर वो चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को राइटिंग में भी दे सकता था, खुद भी अपने हाथ से लिख के ला सकता था, और रिड्यूस्ड टू राइटिंग,
या फिर उसने ओरल कहा था, क्योंकि हो सकता है पर्सन इलिटरेट भी हो सकता है, या पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस होता हुआ देखा हो तो वो थोड़ा सदमे में हो, लिखने की कंडीशन में ना हो, डरा हुआ हो, हाथ पैर कांप रहे हो, वो आके बस ओरली बोल दे, वो भी बड़ी बात हो जाए। ठीक है, तो ऐसी दोनों ही बातें हो सकती है कि उसने राइटिंग में दिए तो भी, और अगर उसने ओरली कही है और ओरली कहने के बाद उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने उसको राइटिंग में लिखा है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में क्या करना होगा, दोनों ही सिचुएशन में शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो कौन दे रहा है ये इंफॉर्मेशन, ऐसा पर्सन जिसने उस ऑफेंस को की नॉलेज है उसको, और उसको हमने यहाँ पे क्या नेम दिया है, उसको नेम दिया है इन्फॉर्मेंट। And the substance thereof shall be entered in the book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in its this behalf। और फिर वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या करेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन उसे रिसीव हुई है, जिसको उस इन्फॉर्मेंट ने साइन भी कर दिया, उसका जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब सपोज 2 पेज की इन्फॉर्मेशन है, तो उस 2 पेज की इन्फॉर्मेशन में तो पूरी बात लिखी जाएगी कि एक पर्सन था, उसको मैंने वहाँ पे, मैं खुद वहाँ क्या कर रहा था, फिर मैंने उसको क्या करते हुए देखा, उस पूरा काफ़ी डिटेल होगा। लेकिन सब्सटेंस में तो क्या आएगा कि मेन ऑफेंस क्या कमिट हुआ है, और उस जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उस पर्सन के बारे में अगर कोई हुलिया वगैरह जानकारी है, तो जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक बुक में एंटर किया जाएगा। कौन सी बुक, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के इंफॉर्मेशन को, रिपोर्ट को उसमें रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने प्रोवाइजो की तरफ। प्रोवाइजो में इसकी कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, उनको भी ध्यान से हमें देखना है। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन against whom an offense under section 326A, section 326B, section 354, 354A, B, C, D, 376A, B, AB, 376B, C, D, DA, DB, section 376E, section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted। तो ये प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि किसी फीमेल के साथ में अगर हुआ है, किसी वुमन के साथ में अगर हुआ है, और वो ऑफेंस आईपीसी की सेक्शन 326, 354, 376 या फिर 509 से समवेयर रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन और रेप और इस तरह के कोई ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड वाला अगर है, तो ऐसी सिचुएशन में सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, ये किसी वुमन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे उसे, वही रिकमेंडेबल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता कि अगर कोई ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन वाले हैं तो उन्हें वुमन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे, वही अच्छा रहेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event that the person against whom an offense under section 354, 354A, B, C, D, E and 376A, B, AB, B, C, वही सारे सेक्शन है जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को बताते हैं। ठीक है, ऑफ आईपीसी is alleged to have been committed or attempted is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offense or at a convenient place of such person's choice। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऐसा पर्सन देना चाहता है जिसके साथ में ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाले सेक्शन जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, और ऐसा पर्सन या तो टेम्पररी नेचर में या फिर मे बी पॉसिबल परमानेंट नेचर में किसी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है। अब मान लीजिए अगर किसी के साथ में कोई रेप वगैरह का ऑफेंस हुआ है तो डेफिनेटली
वो फिजिकली भी डिसेबल्ड होगा, मींस फिजिकली भी वो प्रॉब्लमेटिक की सिचुएशन में हो सकता है और मेंटली भी वो स्ट्रेस में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ज़रूरत होती है तो पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाके भी इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा उसके रेसिडेंस पर, और या फिर जहाँ पे वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो जहाँ पे कन्वीनियंट फील करे वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी कंपल्शन नहीं है कि पुलिस स्टेशन में ही आना पड़ेगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रीटर और अ स्पेशल एडुकेटर एज द केस में बी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर पर्सन मेंटली डिसेबल्ड है तो मेंटली डिसेबल्ड में क्या हो जाता है, फिर इंटरप्रीटर या फिर स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ उस ऑफेंस की वजह से ऐसा हुआ है तो एक बात हुई, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन मंद बुद्धि का हो, कोई थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड हो, तो उससे हर कोई व्यक्ति डील नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल एडुकेटर्स होते हैं जो उनसे अलग तरीके से बात करते हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस में आके सब बात कह देते हैं, बता देते हैं। तो ऐसे पर्सन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेते समय पुलिस ऑफिसर के साथ में वो इंटरप्रेटर एंड स्पेशल एडुकेटर होना चाहिए। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो कौन से वाले के लिए लिखा है ये उसी के लिए लिखा है कि जब ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के घर पे और किसी अदर प्लेस पे रिकॉर्ड की जाए और प्लस उसे स्पेशल एडुकेटर के साथ में रिकॉर्ड किया जाए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को वीडियोग्राफ किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो गया है, इसी में इन्हीं यही जो सेक्शन स्पेसिफाइड है इन्हीं सेक्शंस में कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है और जो विक्टिम है वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है। अब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वहीं हॉस्पिटल में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और वहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, तो उससे क्या रहता है, कम से कम ये अश्योर्ड रहता है कोई बात छूट जाए उस समय लिखने करने से तो वीडियो में पूरा चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। फर्दर पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, सब प्रोवाइजो में चल रहा है अभी तो। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड by a judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। ऐसी सिचुएशन में 164 के जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने किए जाते हैं। कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन फिजिकली या मेंटली डिसेबल है। मैंने अभी अभी आपको बताया अगर कोई बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस हो गया है और ऐसे में अगर ना पर्सन हॉस्पिटलाइज है और हॉस्पिटलाइज में भी ये कंफर्म नहीं कि हो सकता भी कहीं डेथ वेथ ना हो जाए इसकी, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस तो जो रिकॉर्ड कर रही है इन्फॉर्मेशन वो तो 154 में कर रही है। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड होती है, जो पर्सन है उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो 164 में होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है जहाँ पे बहुत कोई सीरियस कंडीशन में है, पर्सन मेंटली या फिजिकली डिसेबिलिटी में है, तो ऐसे में एज सुन एज पॉसिबल 164 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, ये भी प्रेफरेबल रहेगा। ये भी इसके प्रोवाइजो में लिखा है। तो ये था सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 ये कहता है A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसेक्शन 1 में लिखा था कि जिस पर्सन ने के पास में कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, वो पुलिस ऑफिसर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को आके वो बात ओरली या फिर राइटिंग में दे सकता है। अगर वो ओरली देता है तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसको क्या करेगा, उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा और फिर उसका जो सब्सटेंस है वो उसे पढ़ के भी सुनाएगा और उसको साइन करवाएगा इन्फॉर्मेंट से। इसके बाद में साइन होने के बाद में उसकी एक कॉपी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो FIR आई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आई है, उसकी एक कॉपी वो उस इन्फॉर्मेंट को देगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात लिखिए सबसेक्शन 2 में। ठीक है, सबसेक्शन 1 में 3 बातें थी। पहला तो इन्फॉर्मेशन जिसके पास है वो इन्फॉर्मेंट है और वो किसको देगा इन्फॉर्मेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। किस फॉर्म में देगा, ओरल भी दे सकता है, रिटन भी दे सकता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको क्या करेगा, उसको राइटिंग में रिड्यूस करके और फिर उसमें सिग्नेचर लेगा इन्फॉर्मेंट के, और सिग्नेचर लेने के बाद में वो उसको जो भी उसका रजिस्टर है उसमें भी उसको मेंशन करेगा। फाइनली जो है ये
सब सेक्शन 2 में उसकी एक कॉपी उस इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। सब सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है, any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of the police station to record the information referred to in subsection 1 of section 154 may send the substance of the such information in writing and by post to the superintendent of the police concerned। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अब पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस ऑफिसर के पास में, पुलिस ऑफिसर क्या है वैसे ही बड़ा आलसी किस्म का था और पैसा वैसा खा के बैठा था, बोले मैं तो आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता, मैं आपका रिपोर्ट नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो क्या करेंगे फिर आप, तो आप एसपी के पास में वो बाय पोस्ट भेज सकते हैं, राइटिंग में आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप लिखित रूप में करके और बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं एसपी के पास में। If satisfied that such information discloses the commission of cognizable offense, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided in by this code। तो एसपी क्या करेगा, एसपी को जब लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत सीरियस नेचर की मिली है और कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें इन द मैनर सीआरपीसी में जैसा प्रोवाइडेड है उस तरीके से। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। यानी कि जिस एरिया में वो ऑफेंस हुआ है उस एरिया का पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज जो था उसके पास जो पावर्स थी वो सारी पावर्स उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड उस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में भी होंगी। तो ये मैंने आपको सेक्शन 154 पढ़ाया जिसमें हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड करवाई जाएगी, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेंट को, और तीसरी बात अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से मना करता है तो जो इन्फॉर्मेंट है वो लिखित में ये सूचना बाय पोस्ट एसपी के पास में, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में सेंड कर सकता है। ये था सेक्शन 154। अब इससे रिलेटेड अगर किसी के माइंड में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सोच के आंसर देना। टाइम हमारे पास 1 मिनट से भी कम है तो जल्दी से जल्दी आंसर देना। डेफिनेशन ऑफ एफआईआर, या फिर कह सकते हैं एफआईआर हैव बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, महाराष्ट्र प्रीलिम्स में। एफआईआर हैव बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। जल्दी से आप मुझे मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में, बताइए कौन से सेक्शन में स्पेसिफाई किया है। मुकेश ने आंसर किया है, लोपामुद्रा ने आंसर किया है। मुकेश ने क्या लिखा है, डेफिनेट, अच्छा डेफिनेशन आप लिखना चाह रहे होंगे शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक ने भी आंसर किया है, अनुराग ने कहा है, ओके ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज